हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम पढ़ेंगे आज हमारी बुक MPSC 04 इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 जिसका नाम है प्राचीनविद कथन, आरंभिक चिंतन और औपनिवेशिक आधुनिकता, जिसका मैंने इंग्लिश नाम भी लिख दिया है ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स एंड कॉलोनियल मॉडर्निटी। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पहला हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे, फिर हम आधुनिक विद्वता की श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। हम कौन कौन सी श्रेणियाँ समझेंगे, तो उसमें हम नव गांधीवादी समीक्षा, प्रसरित अध्ययन विचारधारा, संयुक्त राज्य में मानव वैज्ञानिक अध्ययन और एडवर्ड सैयद का प्रचारवाद, हम ये इसमें पढ़ेंगे। फिर 2.3 में हम राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक आधुनिकता के बारे में समझेंगे, जिसमें हम चीज़ों को पढ़ेंगे मतभेद के रूप में राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद के रूप के बारे में क्या क्या विचार हैं लोगों के। फिर महिलाओं के बारे में राष्ट्र की चिंताएँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे सांस्कृतिक विखंडन और उदारवादी विचारधारा, और फिर हम विभिन्न अनुक्रमण और विभिन्न आधुनिकता को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम राष्ट्रवाद और विजित ज्ञान को समझेंगे, राष्ट्रवाद, इतिहास और विजित ज्ञान को, जिसमें हम शुरू करेंगे 19वीं सदी में भारत का निर्माण, राष्ट्रवादी कल्पना और भारत का इतिहास। फिर हम प्राच्यवाद और उपनिवेशवाद में अपना ज्ञान समझेंगे। तो उसके बाद हम कंक्लूजन यानी सारांश की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं, प्रस्तावना से शुरू करते हैं। इसमें भी मैंने पिछले चैप्टर्स की तरह ही कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। तो आप अपनी बुक को साथ लेकर बैठिएगा, ताकि मतलब अभी वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए, अपनी बुक को साथ लेकर बैठिए, ताकि आप तुरंत उसको अंडरलाइन कर सकें, या फिर जो भी मैं पॉइंट्स आपको बोलूँगी, आप एक्सप्लेन करूँगी, तो आप उसको एज एग्जाम्पल है या फिर एज अ पॉइंट नोट डाउन कर सकें। तो हम शुरू कर रहे हैं अब। इस इकाई में प्राच्यवाद यानी आरंभिक चिंतन, जिसे हम ओरिएंटलिस्ट भी बोलते हैं, ओरिएंटलिज्म, ठीक है, की अवधारणा और आधुनिकता का प्रश्न, भारत में उसकी औपनिवेशिक जड़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा कि भारत में किस प्रकार से प्राच्यवाद और आधुनिकता है, जो उसकी जो अवधारणा है, उसका जो थॉट है, उसमें भारत में औपनिवेशिक जड़ों को कैसे मजबूत किया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यह अपेक्षाकृत ऐसा नया क्षेत्र है जिसमें पूर्व औपनिवेशिक समाजों के लिए और उपनिवेशी इतिहास के पुराने क्षेत्र का पर्याप्त रूप से पुनर्निर्माण है। यूरोप के इतिहास में भी अब उन तरीकों में निरंतर बढ़ती हुई जागरूकता स्पष्ट दिखाई देती है जिनमें औपनिवेशिक प्रतिरोध ने यूरोप की छवि को आकार दिया है। इस इकाई में हम मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर विचार करेंगे। देखिए, इसमें इन्होंने हम पहले समझेंगे कि प्राच्यवाद है क्या, फिर हम आधुनिकता की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम उसमें भारत में कैसे इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, और इसमें फिर हम ये देखेंगे कि इसका इतिहास, जो इसका औपनिवेशिक इतिहास रहा है, वो किस प्रकार का रहा, उसने कैसे अपने आप को पुनर्निर्माण किया है। तो हम हमारा जो संदर्भ होगा पढ़ने का, जो हमारा जो एरिया होगा, वो होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखते हैं हम। यद्यपि इस इकाई में केवल औपनिवेशिक अवधि पर चर्चा की गई है, फिर भी समझना आवश्यक है कि ऐसा क्षेत्र है जो निश्चित रूप से वर्तमान संदर्भ से बना है। मतलब कि हम उपनिवेश के समय की बात करेंगे, लेकिन हमें हमेशा ये माइंड में रखना है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया पे डिस्कशन होगा, जिस एरिया पे आगे ये लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो हमेशा उसका जो रेफरेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट से होगा। तो देखो, पिछले कुछ दशकों में, खासतौर पर 1980 के दशक से इस क्षेत्र ने कार्य और विचारशीलता का नया ढांचा उत्पन्न किया। मतलब पहले भी ये एरिया इंट्रोड्यूस था, इस पर काम होता था, लेकिन 1980 के बाद ये एक तरीके से फेमस एरिया या फिर बूम के साथ आगे बढ़ा है। तो काफ़ी फेमस हुआ, तो इसने अपने आप को चेंज किया और नए ढांचे के रूप में ही सामने आया, जिस पर प्राय विद्वानों ने तीखी बहस हुई। उस अवधि के दौरान था जब हमारी औपनिवेशिक आधुनिकता के संपूर्ण प्रश्न से तीव्र और नई बहस छिड़ी हुई थी। ये तब आया जब लोग औपनिवेश मतलब कि जो हमारा कॉलोनिज्म है, उसके हम मॉडर्न वेज को, मतलब कि जो मॉडर्न कॉलोनिज्म है, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मतलब अब जो कॉलोनिज्म हम देखने को मिल रहा है, हम उसको कॉलोनिज्म के नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के साथ या फिर उसके ही एक फील्ड के रूप में देखने को हमें मिलता है, जो कि मॉडर्न कॉलोनिज्म के नाम से बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं वो उसे बोलना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि आज के टाइम में जिस प्रकार से व्यापार या फिर और भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक तरीके से मॉडर्न कॉलोनिज्म ही है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं रहे, क्योंकि कॉलोनिज्म को हमेशा इम्पीरियलिज्म के साथ, यानी कि साम्राज्यवाद, उपनिवेश को हमेशा साम्राज्यवाद के साथ समझा जाता था। तो इसीलिए आज के समय में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो डिस्कशन करते हैं, जिनके बीच में डिबेट्स होती है कि जो हमारा
जो हमारा आधुनिक उपनिवेशवाद है वो मतलब जो हमारा जो अभी आधुनिक उपनिवेशवाद है वो क्या वही स्वरूप है उपनिवेशवाद का, या कुछ अलग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, या फिर हम सिर्फ उपनिवेश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम इसमें वही चीज़ें समझेंगे। देखिए यहाँ पर अब बोला गया है कि अतः भारतीय उपमहाद्वीप पर बुद्धिजीवी जगत ने इस विकास के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है वह इस इतिहास में समाविष्ट राजनीति की जानकारी पर फोकस करता है। मतलब हम समझेंगे कि हमने भारतीय उपमहाद्वीप पर क्यों डिस्कशन करना चाहा, तो हम वो समझेंगे आगे। जबकि उपनिवेशी इतिहास के पूर्ववर्ती लेखन में यह कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली गई है कि हमको ये समझना, मतलब ये जो हमारे जो भी थिंकर्स हैं, जो भी लेखक हैं, वो ये मतलब वो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस विकास के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, वो इस बात पर डिस्कशन करेंगे, वो उस राजनीति पर डिस्कशन करेंगे, वो जानेंगे कि क्यों आज का जो इतिहास है, जो आज का इतिहास पढ़ा जाता है, वो उपनिवेशी इतिहास से किस प्रकार अलग था। देखिए बहुत से तरीके में यह उस तरीके की पृष्ठभूमि का उल्लेख करता है, यानी हमारा अपना इतिहास, और हमने स्वयं के बारे में अपने ज्ञान द्वारा तैयार किया है, उसे विजित ज्ञान द्वारा उत्पन्न की गई श्रेणियों के माध्यम से समझा। देखो यहाँ पर हमारा अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारा अपना से मतलब क्या, देखिए हमारा अपना से मतलब ये हुआ कि जो इतिहास ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखा गया, ठीक, या अमेरिकन, मतलब जो भी इतिहास पहले लिखा गया, वो लिखा गया था कि भारत को किसी भी तरीके से, मतलब स्पेशली भारत की बात करते हैं तो मैं भारत के बारे में बोलूँगी, कि भारत के इतिहास को कम दिखाया जाए, लोगों के मन में एक चीज़ रखी जाए कि आप कमतर हैं हमसे, हम आपको मॉडर्न बनाने आए हैं, आपको वेस्टर्न नहीं बना रहे हैं, हम आपको मॉडर्न बना रहे हैं, आपका पुनर्जागरण वगैरह एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, मतलब कि एक तरीके से भारत को भारत की नज़रों में ही कम दिखाया गया। लेकिन जब यहाँ के थिंकर्स ने इन चीज़ों को समझा, परखा, तो उन्होंने एक नया इतिहास लिखा जिसमें भारत की गौरव गाथा को बताया, और बताया कि कैसे जो औपनिवेशिक लेखकों द्वारा जो इतिहास लिखा गया था वो भारत के हित में ना होकर बल्कि उन्हीं के हित में था, और भारत को वहाँ पे बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसीलिए हम अपना इतिहास कहते हैं, और उसमें हमने जो स्वयं से ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसको हमने तैयार किया है, अपने इतिहास को उस तरीके से तैयार किया है। आइए हम वास्तविक विषय वस्तु पर चर्चा करने से पहले प्रारंभिक परीक्षण कर लें, यानी कि भारत इतिहास आज वह नहीं है जिसे अभी तक इतिहास की ही अपनी पुस्तकों से हम जाते थे। मतलब कि जो भी हमने आज तक पढ़ा है वो हमने उपनिवेश के समय में जिस प्रकार से इतिहास लिखा गया था उस तरीके से पढ़े थे। अब हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। इस नए परिणामों ने इस इतिहास के उन पहलुओं को उजागर किया जो अभी तक अंधकार के आवरण में थे। तब हमारा अभिप्राय क्या है जब हम कह सकते हैं कि कुछ अंधकार के आवरण में है, यह वैसा नहीं है, कुछ पूर्णतः नए तथ्यों की खोज से निकाला गया। मतलब कि जब उन लोगों ने हमें बोला कि हम आपको मॉडर्न बनाने आए हैं, हम यहाँ पर पुनर्जागरण करने आए हैं, तो इसका मतलब ये था कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, एकदम गँवार हैं, आप अंधेरे में जीते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई कि हम उस अंधेरे में थे भी या नहीं थे, जो ये हमेशा से हमें उस चीज़ में डालते आए। तो उन्होंने बोला कि इसका क्या मतलब है अंधकार के आवरण में। और अगर हम उन चीज़ों को समझेंगे कि अंधकार का आवरण क्या है, तो हम फिर समझ पाएंगे कि ये वैसा नहीं है जैसा कि हमेशा बताया जाता था हमें कि आप अंधेरे में हैं। आप अंधेरे का मतलब ये नहीं कि लाइट वाइट नहीं थी, अंधेरे का मतलब है कि आप वैज्ञानिक रूप से आप इंट्रोड्यूस नहीं हैं, आप वैज्ञानिकता को नहीं जानते हैं। अब देखिए नए तथ्य निसंदेह प्रकट होते हैं, क्या ज्ञात तथ्यों की जानकारी होती है। बहुधा इन्हें महत्वहीन समझा जाता है, उन्हें नया अर्थ मिल जाता है क्योंकि जिस तरीके में हमने उन्हें उस इतिहास में देखा था वह बदल गया है। देखो यहाँ पे बोला है कि या तो नए तथ्य बनते हैं, प्रकट होते हैं, या फिर वो हमें नई जानकारियाँ दे देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें महत्वहीन समझेंगे तो हम मतलब महत्वहीन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक नया अर्थ भी ढूंढ लेंगे, और फिर वो हमें इतिहास को देखने के लिए एक नया स्वरूप दे देगा, एक नया व्यू दे देगा हमें इतिहास को देखने के लिए। चलिए हम अब शुरू करते हैं हमारा 2.2 आधुनिक। वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था, मतलब उसमें हमने ये चीज़ समझी है कि अब हमें क्या समझना है इस पूरे चैप्टर में, और हमें कैसे हिस्ट्री को देखनी, मतलब इंडियन हिस्ट्री को अब किस सेंस में देखनी है, क्या क्या इंडियन थिंकर्स ने कहा है और उन्होंने कैसे इसे रीडिज़ाइन किया है या फिर रीराइट किया है, यानी कि पुनः लेखन या फिर इसको फिर से डिज़ाइन किया है। तो उसकी शुरुआत हुई है नव गांधीवादी समीक्षा से। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे 4 श्रेणियों की बात की गई है जो कि 1980 के दशक में एक साथ हमें देखने को मिली है। तो पहला हमारा है गांधीवादी समीक्षा। तो देखिए 1980 के दशक के प्रारंभ से आधुनिकता की पुरानी गांधीवादी समीक्षा पुनः सक्रिय हुई है। देखिए समीक्षा का मतलब इस पूरे चैप्टर में है क्रिटिसिज्म। इस श्रेणी में उन विद्वानों का प्रमुख कार्य रहा है आशीष नंदी, बीणा दास, और पर्यावरण और विज्ञानी आंदोलनों में सक्रियतावादी विद्वान जो बहुत एक्टिव थे, एनवायरलिस्ट और साइंटिफिक मूवमेंट्स में, जैसे कि क्लॉड एल्वारेज एंड वंदना शिवा। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ध्यान दिया होगा आपके नोट्स में, तो आपने सबके नाम पढ़े होंगे।
आपने आज नंदी के बारे में पढ़ा होगा, वीना दास के बारे में, स्पेशली शी इज़ वेरी एक्टिव एंड एनवायरमेंटलिस्ट